स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की यह क्लास होगी सीडीपी पेडागोजी की। यह क्लास मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। सिर्फ एक क्लास देखिए, मात्र एक क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको तैयारी कराई जाती है। चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान सोचने के लिए कहता है। वह मुख्यतः किस प्रकार की सोच का विकास कर रहा है। प्रश्न समझ गए तो चलिए ऑप्शन देखिए। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटने की क्षमता, स्मृति विकास। तुरंत उत्तर बताइए कौन सा पहले प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया था, एक शिक्षक विद्यार्थियों से किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान सोचने के लिए कहता है। मतलब टीचर कोई समस्या है, बालकों से कह रहा है कि इसके अनेक संभावित कारण सोचो। ठीक है, संभावित समाधान सोचो या कारण सोचो। अनेक, बहुत ज़्यादा समाधान सोचना है वहाँ पर, एक समाधान नहीं, बहुत अधिक समाधान सोचना है। जब जब जहाँ पर भी बहुत अधिक की बात किया जाए, मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ अपसारी चिंतन होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा वहाँ पर। इतना जानते रहिएगा। तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन, जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे थे उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि रटने की क्षमता। भाई साहब, रटने की क्षमता हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये शब्द निगेटिव होते हैं। ठीक। अब यहाँ पर स्मृति का विकास नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाएगा अपसारी चिंतन। यानी कि टीचर चाहता है कि बालक के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास हो, इसलिए बालक को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है। चलिए तुरंत बी ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़कर समझता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़कर समझता है तो यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है। व्यवहारवाद का, रचनावाद का, परिपक्वतावाद का या अनुकरण सिद्धांत का। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए, यहाँ पर अनुकरण की बात हो नहीं रही, आप देख रहे होंगे। डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है कि परिपक्वतावाद। यहाँ पर कहीं पर परिपक्वता की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को आप लोग काटिए। अब आप लोग उत्तर बताएंगे ए या बी, दो में से एक सही होगा। चलिए बताइए फटाक से। बिल्कुल। चलिए ठीक, ठीक। यहाँ पर देखिए जितने भी लोग व्यवहारवाद बता रहे हैं, भाई साहब व्यवहारवाद आपका उत्तर गलत है। यहाँ पर उत्तर जो होगा रचनावाद होगा। ध्यान दीजिएगा, रचनावाद। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, रचनावाद। यानी कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो व्यवहारवाद के जो जनक होते हैं वो होते हैं वाटसन साहब। इनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए। चलें आगे। चलें नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को मापता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कौन सा वह प्रश्न है जो उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को मापेगा। परिभाषा लिखिए, क्या यह होगा, कभी नहीं होगा। परिभाषा लिखिए। ठीक है। सूची बनाइए, ये नहीं होगा, आप जानते रहिए। कारण का विश्लेषण कीजिए या रिक्त स्थान को भरिए। दो में से एक उत्तर सही होगा, वह कौन सा है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए। बिल्कुल। देखिए, रिक्त स्थान भरने से कोई भी संज्ञानात्मक क्षमता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि अगर बात करें उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमता को मापना है तो कारणों का विश्लेषण करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है, बल्कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे क्लास का टाइमिंग चेंज कर दिया गया। पहले क्लास 8 बजे होती थी, अब डेली सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है।
चले, आप लोगों की डिमांड थी 10 बजे कर दिया गया क्लास को। आप लोग डेली सुबह 10 बजे जुड़िए और शाम को भी क्लासेज होने वाले हैं, ठीक है? चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देता है, जबकि उनकी क्षमताएं अलग-अलग हैं, तो वह किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? आप समझ गए ना? तो चलिए उत्तर बताइए। पुनर्बलन की, व्यक्तिगत भिन्नता का, या अनुशासन का, या प्रेरणा का? बताइए। तुरंत बताइए। सभी लोग 10 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर तुरंत कमेंट में बता दीजिए कौन सा सही होगा। ठीक? चलिए प्रश्न संख्या 4। देखिए, यहाँ पर प्रेरणा की बात नहीं हो रहा। देखिए, ये क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए हमें कोई भी कार्य कराना है तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही कराना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया था? समान कार्य दे दिया गया है सभी विद्यार्थियों को। जब समान कार्य सभी विद्यार्थियों को दे दिया गया, जबकि क्लास में सभी विद्यार्थी समान नहीं थे, तो यहाँ पर क्या हुआ? किसका उल्लंघन या उपेक्षा हुई? तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है? बिल्कुल, इसे ध्यान में नहीं रखा गया। अगर आप भी एक टीचर हैं तो आप अपनी क्लास की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि और कई प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है? आप जानते होंगे। चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, ये रहा प्रश्न। कह रहा है कि सीखने को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कठिन प्रश्न देना चाहिए, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, परीक्षा लेना, या गृह कार्य देना? तुरंत बताइए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल। देखिए, सीखने को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, कठिन प्रश्न तो नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है, आप काट दे सकते हैं, ठीक है? और गृह कार्य देना बिल्कुल नहीं, परीक्षा लेना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो शब्द दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं होते हैं, ठीक है? प्रश्न के अकॉर्डिंग ये दोनों गलत हैं। हमारा उत्तर जो हो जाएगा, पूर्व ज्ञान का पता लगाना। बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना शिक्षक का सबसे पहले कार्य होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्लास में एक्टिविटी हो या कोई कार्य हो, कराना चाहिए, क्योंकि बालक की पूर्व ज्ञान हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? पूर्व ज्ञान के माध्यम से हमें पता हो जाता है कि बालक की, अगर बात करें, क्षमता कैसी है, कितनी है, उसे क्या आता है, क्या नहीं, किस में उसकी दिलचस्पी है, ये सब बातें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है? चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अब टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे डेली क्लासेज होंगी। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है, यह किस प्रकार की प्रेरणा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। चलिए, एक विद्यार्थी केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है, यह किस प्रकार की प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, या बाह्य होगा, या उपलब्धि होगा? बताइए कौन सी मोटिवेशन होगी यहाँ पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, एक विद्यार्थी केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है, यह किस प्रकार की प्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा होगा, आप जानते होंगे, ये बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि ये दिखाई देता है। ठीक ना? यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है और सारे के सारे प्रश्न नए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण है? प्रारूपिक मूल्यांकन का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जल्दी से बताइए, इसका उदाहरण कौन सा है? चलिए, चलिए बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है बोर्ड परीक्षा, बी ऑप्शन कर रहा है साप्ताहिक फीडबैक, सी ऑप्शन कर रहा है कि वार्षिक परीक्षा, और डी ऑप्शन कर रहा है कि प्रवेश परीक्षा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, अगर बात किया जाए प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। भाई साहब, प्रवेश परीक्षा को काटिए और बोर्ड परीक्षा को काटिए और वार्षिक परीक्षा को भी काटिए। उत्तर जो होगा, साप्ताहिक फीडबैक को ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण माना जाता है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो रहा है? बी ऑप्शन। चलें आगे। चले,
आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन करे सभी को बिल्कुल समान कार्य देना। बी ऑप्शन करे आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। सी ऑप्शन करे कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। और डी ऑप्शन करे कि कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना। चले प्रश्न संख्या 8 समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा। तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। चलिए देखिए सभी को बिल्कुल समान कार्य देना बिल्कुल नहीं। अभी मैंने क्या बताया था कि एक क्लास में बच्चे समान रूप से नहीं होते, वहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन काट दीजिए। अब यहाँ पर आइए सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। अगर आप केवल मेधावी जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं उन्हीं पर ध्यान देंगे तो जो कमजोर है उन पर कौन ध्यान देगा, इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए कह रहा है कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना। समावेशी शिक्षा जो है कहती क्या है, आप जानते हैं कि एक क्लास के बालकों को, जैसे क्लास एक हो गया मान लीजिए कक्षा एक का, कक्षा एक में जितने भी बालक पढ़ते हो चाहे वो जैसे भी हों, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो चाहे जैसे भी हों, उन्हें एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाना पड़ेगा। उन्हें अलग पंक्ति में नहीं बैठा सकते आप। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर जो होगा आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना, यानी कौन सा उत्तर होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। आइए बी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा स्वयं प्रयोग करके सीखता है तो उसका अधिगम सबसे अधिक किससे संबंधित है। बालक अगर स्वयं प्रयोग करके सीखेगा तो उसका अधिगम किससे संबंधित है, बताइए। ए ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, रटने का अधिगम, अनुकरण। तो रटने का अधिगम सी ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, चले ए बी और डी इसी में से उत्तर आपको तीन ऑप्शनों में से बताना। चलिए हम निष्क्रिय को भी काट दे रहे हैं, ए ऑप्शन को भी काट दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि बी सही होगा या डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, बिल्कुल सभी लोगों का सही उत्तर आने लगा है। अनुकरण नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सक्रिय अधिगम, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक, चलें आगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, कहा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां स्वयं पहचानने का अवसर देता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास का। देखिए प्रश्न फिर से समझिए, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियां स्वयं पहचानने का अवसर दे रहा है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। क्या दंड देना होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। शिक्षक तो चाह रहा है कि बालक स्वयं से अपना मूल्यांकन करे ना, तो दंड कहाँ से देगा। बी ऑप्शन का है आत्म मूल्यांकन विकसित करना, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। और सी ऑप्शन का है कि समय बचाना, तो समय बचाने की बात नहीं होगा, गृह कार्य कम करना बिल्कुल नहीं। उत्तर साफ हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। जब शिक्षक बालकों को अपनी त्रुटियां पहचानने का अवसर प्रदान कर रहा है, यानी कि वह चाहता है कि बालक स्वयं से अपना मूल्यांकन कर लें। ठीक ना, तो यहाँ पर नोट करिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलें, उससे पहले निवेदन बस इतना करें, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। और डेली अब से जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे। ठीक है ना, चलें आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आलोचनात्मक चिंतन को कौन सा प्रश्न बढ़ावा देगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा लिखिए, बी ऑप्शन सही विकल्प चुनिए, सी ऑप्शन क्या आप इस विचार से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइए। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्या देगा बढ़ावा।
बिल्कुल, यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने भी दिया था तो आपका उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन नहीं होगा भाई साहब, बी ऑप्शन काट दीजिए। सी ऑप्शन को सही कर लीजिए और आगे आइए देखते हैं 12वां प्रश्न आज की क्लास का क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए। सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल अंक बढ़ते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य कम हो जाते हैं और डी ऑप्शन अनुशासन स्वतः समाप्त हो जाता है। चलें, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, सीटेट आपको समझ कर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट प्रश्न ऐसे देता है ना कि अगर आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो आपको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? चले, बात करेंगे प्रश्न के उत्तर की। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल अंक बढ़ते हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि जहां पर भी अंकों की बात की जाए उसे काट देंगे तुरंत। ठीक है? अब बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। देखिए, सहयोगात्मक अधिगम की अगर बात करते हैं तो यही हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बी ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? और सी ऑप्शन देखिए क्यों कटा? क्योंकि कह रहा है गृह कार्य कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर काट दीजिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन स्वतः समाप्त हो जाता है। जब अनुशासन स्वतः समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। ठीक? चलिए, बिल्कुल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस और हिंदी का सिलेबस लगभग सभी विषयों का सिलेबस अलग है। आपको पता होगा पेपर 2 में एक एसएसटी होता है और साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस होता है। ठीक, बाकी तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, तीनों चारों भाषा जितनी भी प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और मिडिल दोनों का सिलेबस सेम होता है। बात करें सीडीपी का, उसका भी सिलेबस ही सेम होता है। ठीक? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है और सोचने की प्रक्रिया की उपेक्षा करता है, तो वह किसका मूल्यांकन नहीं कर रहा है? ए ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया, बी ऑप्शन स्मृति, सी ऑप्शन भाषा और डी ऑप्शन उपस्थिति। चलिए, यदि कोई शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है और सोचने की प्रक्रिया की उपेक्षा करता है, तो वह किसका मूल्यांकन नहीं कर रहा है? तो आपको पता हो गया होगा, बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो आया, अधिगम प्रक्रिया। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आइए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रभावी फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए। केवल अंक बताना, केवल त्रुटियां बताना, समय और समय पर, देखिए समय पर और सुधारात्मक होना, केवल प्रशंसा करना। चलें, बताइए। बिल्कुल, प्रभावी फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमने आपको क्या बताया कि अंक बताने की बात नहीं होगा, त्रुटियां बताने की बात नहीं होगा, केवल प्रशंसा की बात ना हो करके, बल्कि समय पर और सुधारात्मक होना। ठीक, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने में त्रुटियां जो होती हैं, सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि सीखने में त्रुटियों का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए ऑप्शन असफलता है, बी ऑप्शन सीखने का स्वाभाविक भाग है, सी ऑप्शन है अनुशासनहीनता और डी ऑप्शन है कम बुद्धि। चले, सीखने में त्रुटियों का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर कम बुद्धि वाले गलत हो जाएंगे। अनुशासनहीनता की बात नहीं होगी, हमने आपको बताया कि छोटे बच्चे हैं वो अनुशासनहीनता करेंगे ही। ठीक ना? असफलता नहीं होगा, बल्कि सीखने का स्वाभाविक भाग, यानी कि यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो होगा कौन सा होगा? बी वाला। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
एक प्रभावी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल व्याख्यान देना। क्या शिक्षक का यही प्रभावी भूमिका होगा कि वो आए क्लास में और लेक्चर ही मारता रहे? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना। देखिए, ज्ञान का स्रोत टीचर तो होता है, लेकिन यहाँ पर एकमात्र ये शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो गया। इसलिए हमें बी ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। ठीक। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम का मार्गदर्शक एवं सहायक होना, और डी ऑप्शन केवल अनुशासन बनाए रखना। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि अनुशासन बनाए रखने की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारा उत्तर जो होगा यहाँ पर अधिगम का मार्गदर्शक एवं सहायक होना। नोट करिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए, सी ऑप्शन। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बनाकर एक दूसरे से पूछते हैं तो इससे मुख्यतः क्या विकसित होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रटने की क्षमता विकसित होगा? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय अधिगम? बिल्कुल नहीं होगा। केवल स्मृति? बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सक्रिय एवं चिंतनशील अधिगम। नोट करिए, अगर विद्यार्थी स्वयं से प्रश्न बनाकर एक दूसरे से पूछते हैं तो मुख्यतः इससे विकसित होने वाला शब्द क्या है? बिल्कुल, सक्रिय एवं चिंतनशील अधिगम। देखिए, अभी आपके पास समय है, तो परीक्षा में जान रहे हैं कि सितंबर में आपका पेपर है, तो जो भी समय बचा है आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए। नहीं तो सीटेट इतना टफ पेपर कराता है ना कि आप बाद में पढ़ने की सोच रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। चले, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है, चाहे जब पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। हमारे चैनल पर क्लासेज उपलब्ध हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वो बिल्कुल। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन अधिगम में सुधार, बी ऑप्शन फीडबैक देना, सी ऑप्शन केवल विद्यार्थियों को दंडित करना, और डी ऑप्शन शिक्षण की प्रभावशीलता जानना। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? बिल्कुल, कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? देखिए, नेगेटिव जो हमें बताना है उत्तर कौन सा है। देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में सुधार। बिल्कुल, मूल्यांकन का तो ये उद्देश्य होता है कि बालक में जो भी सुधारात्मक कार्य हो सकता है, सुधारात्मक कार्य किया जाए। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, इसलिए हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना था। ठीक है। फीडबैक देना, बिल्कुल फीडबैक हमारा देना ये है, ये भी सही है, इसलिए हमें ये भी काट देना पड़ेगा। शिक्षण की प्रभावशीलता जानना, बिल्कुल यह मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका होता है, क्योंकि हम बालक को पढ़ा रहे हैं, बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ये तो हमें जानना पड़ेगा ना, इसलिए ये भी सही है, हमें काट देना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर नेगेटिव चुनना था, तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन होगा, केवल विद्यार्थियों को दंडित करना। क्या हम विद्यार्थियों को दंडित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। ठीक। बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा कराता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? यांत्रिक अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, या रटने का अधिगम? चले, एक शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा कराता है, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, यह अधिगम होगा अर्थपूर्ण अधिगम। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे क्या करा, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? शिक्षक अधिक बोले? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लें? तो बिल्कुल यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने टोटल 20 प्रश्नों को आपके लिए कराया था। बाकी आज की इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।